शुरुआत करते हैं सेक्शन बी को, जिसका पहला क्वेश्चन है द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच a rubber ball be taken so as to decrease its volume by 0.02 percentage dash meter. Take density of sea water equal to 10 to the power 3 kg per meter cube. Bulk modulus of rubber equal to 9 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जहां पर हमने बल्क मॉडुलस को निकालने का फॉर्मूला सीखा हुआ होता है। बल्क मॉडुलस को शो करते हैं बाय द सिंबल बीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाई वी, जहां पर डेल्टा पी होता है हमारा प्रेशर डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं सब्सटेंस के ऊपर, एंड डेल्टा पी को हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी को हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन एक कांस्टेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, जिसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ द सब्सटेंस। यहां पर नेगेटिव साइन को यूज करने के पीछे का खास कारण होता है कि अगर आप प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, अगर आपका डेल्टा पी पॉजिटिव है, तब उस केस में जनरली सब्सटेंस के वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा, और क्योंकि उस केस में डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव है, टू मेक बीटा कांस्टेंट हम अलग से एक माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा, डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव होगा, ये माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होकर के क्वांटिटी को बना देगा पॉजिटिव, और इसीलिए यहां पर हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से जनरली हम क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो कहता क्या है कि एक बॉल थी रबर की, जिसको सी सरफेस से नीचे की तरफ मूव करवाया गया, और बोला गया है कि उस पर्टिकुलर केस में कितना मीटर उसको लेकर के जाएंगे अगर उसके वॉल्यूम में 0.02% का बदलाव आया हो तो नाउ अब अगर मैं कहूं कि समुद्र के सरफेस पे, सी सरफेस पे टोटल कौन सा प्रेशर होगा या फिर कितना प्रेशर होगा, तब उस केस में ऑब्वियसली आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर आप मान लो एच डेप्थ की तरफ चले जाते हो, तब उस केस में जो प्रेशर में इंक्रीमेंट आप करोगे इट विल बी इक्वल टू एच रो जी। देखिए मैं आपको फिर से बात क्लियर कर दूं, डेल्टा पी हमारे प्रेशर की फाइनल वैल्यू नहीं होती, डेल्टा पी यहां पर होता है चेंज इन प्रेशर। आपको बिल्कुल याद रखना है कि बल्क मॉडुलस निकालने के दौरान जो मेरा न्यूमरेटर है वहां प्रेशर की वैल्यू हम पुट नहीं करते, वहां पर हम पुट करते हैं चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के बदलाव के बाद ही वॉल्यूम के वैल्यू में बदलाव आता है, और इसीलिए यहां पर हम डेल्टा पी का जिक्र करते हैं हमेशा। और उस रेस्पेक्ट में अगर आप मान लिया जाए सी सरफेस से, मान लिया जाए ये हमारी सी सरफेस है, तो यहां पर रहने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, एंड अगर मैं एच डेप्थ की तरफ चला जाऊं तो यहां पर जो रहने वाला प्रेशर होगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी फ्लूइड के नीचे एच डेप्थ तक जाएं हैविंग डेंसिटी रो, प्रेशर में आने वाला बदलाव होता है एच रो जी। तो सी सरफेस पे थी पी एटमॉस्फेरिक, डेप्थ में हो जाएगी पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, देन इफ आई टॉक अबाउट द चेंज इन प्रेशर इट इज गोइंग टू बी एच रो जी, यस और नो। और इसीलिए यहां पर मुझे लिख देना चाहिए एच रो जी डिवाइडेड बाय माइनस नेगेटिव वी बाई वी, और यहां पर मेरा बल्क मॉडुलस जो है वो रहेगा। नाउ अब मुझे यहां पर वैल्यू क्या दी गई है, चेंज इन वॉल्यूम की या फिर डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम की हमें दिया है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू हमें दिया है माइनस 0.02। यहां पर माइनस में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम में डिक्रीमेंट है, इसके लिए यहां पर मुझे माइनस में लगाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होगी, इट इज डेफिनेटली इक्वल टू -2 इंटू 10 टू द पावर -4, हाँ कि नहीं। 0.02 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 100 डिवाइड होकर के फिर वो 10 टू द पावर -2 से डिवाइड होकर के 10 टू द पावर -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। नाउ एच बताना है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है, जी की वैल्यू भी हमें मालूम है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी हमें मालूम है, सिर्फ एक ही अननोन है जो हमें नहीं मालूम, वो है एच, और हमको एच ही पूछा गया था। तो बिल्कुल इस इक्वेशन को सॉल्व करते हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखो बीटा, तो बीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, बीटा इज गिवन टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू एच इंटू रो की जगह में 10 टू द पावर 3, जी की जगह में 10 डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ गई हमारी -2 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -4 है, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर +4 हो जाएगा। ऑलरेडी 10 टू द पावर 3 इंटू 10 बिकम्स 10 टू द पावर 4 मेरे पास न्यूमरेटर में है, तो 10 टू द पावर ये 8 हो गए,
जो यहाँ पर LHS के 10 टू द पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो गए, तो फाइनली h की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 2 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो आंसर विल बी 18 मीटर, और इसीलिए 18 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है an electron moves through a uniform magnetic field B equal to beta naught I cap plus 2 beta naught J cap Tesla, all right, at a particular instant of time the velocity of electron is u equal to 3 I cap plus 5 J cap meter per second, all right. If the magnetic force acting on electron is F equal to 5 E K cap Newton where E is the charge of electron, then the value of B naught is dash टेस्ला। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, इजी सा सवाल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप एकदम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवाते हैं, तब उस केस में उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अगर किसी Q चार्ज के पार्टिकल को V वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवाएं, उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होती है Q इंटू V क्रॉस B, और इस फॉर्मूले की मदद से बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं V क्रॉस B सबसे पहले निकाल लेता हूं। V क्रॉस B को निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट की मदद लेनी चाहिए, उससे मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करके F की वैल्यू को देख लूंगा, और F हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं V क्रॉस B की क्या वैल्यू आ रही है ना। तो सबसे पहले हम V क्रॉस B की वैल्यू निकालते हैं। सो नाउ V क्रॉस B इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट में मेरा जो पहला रो होगा वो होगा I कैप J कैप K कैप का। इस पर्टिकुलर वे में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू को निकाला करते हैं। सेकेंड रो में हमारी V के जो कंपोनेंट्स होंगे या फिर जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे सेकेंड रो को ऑक्युपाई करते हैं। तो वेलोसिटी के हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है 3, 5 और K कैप वाला कोफिशिएंट हो जाएगा 0। सिमिलर वे में हमारी थर्ड रो में आएगी मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट्स जो कि हो जाएंगी B नॉट, 2B नॉट एंड Z कंपोनेंट ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की 0 है। सो ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया, और इसको मुझे एक्सपांड करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V क्रॉस B। चलिए मैं निकालता हूं। सो नाउ I कैप इंटू, अब मुझे क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। सो 5 इंटू 0 बिकम 0, 2B नॉट इंटू 0 बिकम 0, तो I कैप का कोफिशिएंट यहां पर 0 बन गया। अब बात करते हैं माइनस J कैप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है, तो उसी की मदद से मैं बेसिकली यहां पर V क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। अब J कैप मेरा सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में है, अगेन 3 इंटू 0 0, B नॉट इंटू 0 0, तो यहां पर J कैप का कोफिशिएंट भी 0 बन गया, प्लस K कैप। नाउ इनटू, अब मुझे 3 को 2B नॉट से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम 6B नॉट, फिर माइनस करके मुझे B नॉट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा मेरा 5B नॉट। सो फाइनली अगर मैं देखूं तो V क्रॉस B मुझे मिल गया है, V क्रॉस B हमें मिल चुका है, और कितना आया हमारा 6B नॉट माइनस 5B नॉट बिकम्स B नॉट K कैप। सो B नॉट K कैप हमारे V क्रॉस B की वैल्यू है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, इट इज Q इंटू V क्रॉस B। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें स्मॉल e कहा गया है, तो इसीलिए Q की जगह में मैं लिख देता हूं E, एंड फाइनली V क्रॉस B की जगह में लिख देता हूं B नॉट K कैप। अब हमें बोला क्या गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उस इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 E K कैप न्यूटन। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो B नॉट की वैल्यू बताओ ना कितनी होगी, K कैप तो सेम रहा, E भी सेम रहा, तो बता दो B नॉट की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली द आंसर विल बी 5। 5 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज डैश ओम। यहां पर हमें एक सर्किट गिवन है, और इस सर्किट के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं समझाता हूं आपको। सर्किट को सॉल्व करने का मैं एक अच्छा तरीका सिखाता हूं, आप सीखिएगा ध्यान से। अगर आपको मान लिया जाए एक सर्किट गिवन है, तो जो हिस्सा सर्किट का आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई होता हुआ दिखे, आप सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई कर दिया करना।
मान लिया जाए आपको एक बहुत बड़ी सर्किट गिवन है और उस सर्किट के कुछ पार्ट में रेजिस्टर सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट में आपको रेजिस्टर्स या फिर जो भी कैपेसिटर्स भी हों वो आपको पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो जो पार्ट आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आए, आप उस पार्ट को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना। इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि हमारी सर्किट पहले ही छोटी हो जाएगी, और सर्किट के छोटे हो जाने के कारण आपको अब सर्किट को समझना और आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप बहुत इजीली फिर सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस भी पूछा गया हो, आप सर्किट के उस पार्ट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए जो पार्ट आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा हो। यहां पर अगर मैं देखूं तो आप बताइए खुद कौन से पार्ट को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई होता हुआ देख पा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए R1 को शॉर्ट कर दिया गया है बाय अ वायर, है ना। R1 जो हमारा रजिस्टर है उसके दोनों एंड्स को आपस में कांटेक्ट में ले लिया गया है। तब अगर R1 के दोनों ही एंड्स को आप साथ में जोड़ दोगे विद द हेल्प ऑफ अ वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बिकम 0, और इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट हो चुकी है। अब R1 का यहां पर कोई भी काम नहीं है। अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 यहां पर हो गया यूजलेस। अब R1 का क्या काम रहा, R1 के पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो किसी भी वे में करंट को ड्रॉ ही नहीं कर सकता, और क्योंकि करंट को ड्रॉ करने के पीछे उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आप R1 को सबसे पहले भूल जाओ। नाउ R1 अगर हट गया तो R2 बचा। अब R2 का जो एक एंड है वो R3 के एक एंड से कनेक्टेड है, एंड अब R2 का जो अदर एंड है वो डायरेक्टली R3 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। इसका ये मतलब है कि R2 एंड R3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, डेफिनेटली दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में 2 एंड 2 मिलके कितने हो जाएंगे, इट विल बी 1। आपको सिखाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। अगर दो इक्वल रेजिस्टर्स सीरीज में हो, है ना, तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2R। मान लो दो इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में है, तब उस केस में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R, R प्लस R हो जाएगी अगर वो सीरीज में कंबाइंड हो, एंड उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R/2, आधी हो जाएगी अगर वो पैरेलल में हो। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डेफिनेटली पैरेलल में हम जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर दो इक्वल रेजिस्टर्स हैं मान लो R वैल्यूज के, तो 1/R प्लस 1/R विल बिकम 2/R। R इक्विवेलेंट के लिए जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो R ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो मुझे R/2 मिल जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पैरेलल में मिनिमम होती है। सीरीज में दो इक्वल हो तो डबल, पैरेलल में दो इक्वल हो तो आधे हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझना है। तो 2 and 2 पैरेलल में हो जाएंगे 1 के साथ अगर मैं बात करूं, ये 2 ओम वाला जो आपको R4 नजर आ रहा है, ऑब्वियसली जो R4 है वो किस में आएगा, सीरीज में आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी इक्विवेलेंट वैल्यू हो चुकी है 1 ओम। 1 के साथ ये 2 ओम आ गया हमारे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अब हो गई 3 ओम। इस 3 के साथ ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा, अगेन पैरेलल में आएगा। तो 3 and 3 पैरेलल में इक्वल वैल्यूज के हैं, तो कितने हो जाएंगे, आधे, दैट इज 1.5। अब ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये 1.5 इस 3 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऑब्वियसली पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम निकाल लेते हैं। तो फाइनली 1/RAB, क्योंकि मुझे AB के अक्रॉस निकालना है, इट विल बी इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/3। आप इसको डायरेक्टली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने प्रोसेस में सॉल्व करने की ज्यादा बेहतर सोचा कि आपको शायद समझाने में मेरे को आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1.5 and 3 के एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 3, यहां आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1। सो फाइनली इट इज कमिंग टू बी 3/3 दैट इक्वल्स टू 1 ओम, और इसीलिए सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट कैपिटल H, hits an inclined plane in its path at height h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. The value of capital H upon small h for which the body will take the maximum time to reach the ground is dash बताना है हमें। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बट एक बार ट्राई आप जरूर करिएगा अच्छे से सवाल को समझने के बाद, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी को हमने h हाइट से
ड्रॉप करवाया और वो फ्रीली फॉल होते होते एक इंक्लाइंड प्लेन को हिट किया एच हाइट पे, स्मॉल एच हाइट पे। तो देखिए मैं यहां पे सिचुएशन आपको बना के दिखाता हूं। ये मान लो हमारी इंक्लाइंड प्लेन है, कैपिटल एच की हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, परफेक्ट। नाउ अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट कैपिटल एच, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन, तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन को ये हिट किया इन इट्स पाथ एट हाइट स्मॉल एच। तो ये जो हाइट हमें गिवन है, इस हाइट की वैल्यू हमें स्मॉल एच गिवन है, ठीक। नाउ आगे कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, यहां पर इलास्टिक कोलिजन हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो बॉडी क्या की, हिट होने के बाद टकरा करके वो हॉरिजॉन्टली मूव कर गई, ठीक। नाउ आगे कहता है द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच फॉर विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड इज। तो बोला है कि उसको ग्राउंड पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा समय कितना लगेगा हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन इजी है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट आसान है, उतना भी टफ नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर पहले तो देखो जहां से ड्रॉप किया गया वहां से लेकर के वो सबसे पहले कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की हाइट तक वो ट्रेवल की फ्रीली, उसके बाद कोलिजन होने के बाद वो हॉरिजॉन्टली मूव करके फाइनली फिर से ग्राउंड की तरफ पहुंच गई। और ग्राउंड की तरफ अब जो जाने का इसका पाथ होगा ऑब्वियसली कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब जो मोशन होगा कोलिजन के बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आएगा। बट प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आने के बावजूद भी जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन से ही डिटरमाइन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ रेंज प्रोवाइड करने का काम करती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ रेंज डिसाइड करने की तरफ पार्टिसिपेट करेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन सिर्फ ग्रेविटी करती है, क्योंकि ग्रेविटी का रोल होता है बॉडी को नीचे की तरफ लाना, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को लेकर के हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले तो निकालते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का, मैं पॉइंट्स के नाम रख देता हूं, मुझे समझाना आसान होगा। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, और जो ग्राउंड को हिट करेगा मान लो ये पॉइंट सी है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि उसे ए से लेकर के बी तक आने में कितना समय लगेगा, और फिर ये निकालेंगे उसे बी से लेकर के सी तक आने में कितना समय लगेगा। दोनों के टाइम का सम हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और इसी की सबसे छोटी वैल्यू को लेकर के हम यहां पर चर्चा करेंगे, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमें बताना है कि बॉडी मैक्सिमम टाइम कितना लेगा, तब हम मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब बात करते हैं ए टू बी आने में उसको कितना समय लगेगा निकालते हैं। तो क्योंकि फ्री फॉल का केस है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, या फिर जी टी स्क्वायर लिख देना चाहिए। सो फाइनली कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से लेके बी तक, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यू तो जीरो थी क्योंकि ड्रॉप किया गया था तब वो रेस्ट में थी, है ना। नाउ यू टी तो जीरो हो गया, हाफ जी की जगह में जी है, टी की जगह में टी वन लिख देता हूं तो ये टी वन का स्क्वायर हो गया। सो फाइनली टी वन की वैल्यू आ गई 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी ओवर रूट। ये हमारी टी वन की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। नाउ अब इंपैक्ट के बाद जो मोशन हुई वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गई, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करना चालू की। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है तब उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट कितनी होगी, ऑब्वियसली जीरो। और इसीलिए कोलिजन के बाद हम कहते हैं कि आफ्टर द कोलिजन बॉडी की वर्टिकल की तरफ इनिशियल वेलोसिटी अभी भी जीरो है ना। कोलिजन के बाद बॉडी की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपोनेंट अभी भी जीरो है, और इसीलिए एक बार मैं फिर से इस इक्वेशन को यूज करके बी से लेके सी तक के आने का समय निकाल सकता हूं। और क्योंकि यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं फ्रॉम बी टू सी की, तब वर्टिकल डायरेक्शन में अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल एच, एंड u की वैल्यू मैं फिर भी जीरो लूंगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। जो वेलोसिटी थी वो कैसी हो गई थी, वो हो गई थी हॉरिजॉन्टल, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल होने के कारण वेलोसिटी की कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हो सकती, और इसीलिए अभी भी u जीरो लूंगा, हाफ g की जगह में g। अब न्यू टाइम को मैं t2 ले लेता हूं तो t2 का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली t2 की वैल्यू हो जाएगी 2h बाई जी ओवर रूट। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू
T1 प्लस T2, जिसको मैं T मान लेता हूं, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन G माइनस रूट ऑफ 2h बाई G। और बस इस t की मैक्सिमा के लिए हमको ये बताना है कि कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ t की मैक्सिमा के लिए मैं क्या करूं, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं फॉर t मैक्सिमा, जिस भी फंक्शन की हमको, जिस भी वेरिएबल की हमको सबसे बड़ी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में और जीरो की इक्वेट करते हैं। आपको ये बात बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को याद रखनी चाहिए। व्हेनेवर वी फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वी डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इक्वेट इट टू जीरो। तो सॉल्व करने से जो भी हमको डाटा अवेलेबल होता है वो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज बताने के लिए हमें हेल्प करती हैं। सो उस हिसाब से टी मैक्स के लिए मुझे टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यहां पर एक ही वेरिएबल है स्मॉल एच, क्योंकि स्मॉल एच बदलोगे तो तब जाकर के आपका फ्री फॉल एंड इंक्लाइन प्लेन में कोलिजन के बाद की जो हाइट होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, वो बदलती जाएगी। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग को स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, और इसको इक्वेट कर दूंगा मैं जीरो के साथ, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा, जो मैं करके दिखाता हूं आपको। सो देखो, सो वी आर हैविंग dt upon dh equal to 0 implies that root of 2 into capital H minus small h upon G minus root of 2 into small h by G का जो डिफरेंशिएशन है with respect to h, it will be equal to 0 implies that। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप इसे जितनी जल्दी सॉल्व कर लें उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ root of 2 into h minus h by g minus differentiation of root of 2h by g equal to 0। So implies that मैं चाहूं तो इसको RHS की तरफ भी ले जा सकता हूं, और हम ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर अगर मैं देखूं तो रूट ऑफ 2 बाई जी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ गया। अब बचा मेरे पास कौन, रूट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी जाए। इसके पावर को मैं हाफ कर देता हूं, इक्वल टू, यहां पर भी रूट 2 बाई जी कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, मैं RHS की तरफ ले रहा हूं इस टर्म को, और मेरे पास बचा d बाई डी एच ऑफ h टू द पावर हाफ। तो मैं देखूं तो दोनों साइड में रूट 2 बाई जी कैंसिल हो रहा है, तो मैं कैंसिल कर दिया। फाइनली इंप्लाइज दैट, चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू h माइनस h टू द पावर माइनस हाफ। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डिफरेंशिएशन ऑफ h टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1, एंड अब h माइनस h को डिफरेंशिएट करना बाकी है फ्रॉम द चेन रूल, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू h टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। परफेक्ट। नाउ 2 एंड 2 को भी मैं दोनों साइड में कैंसिल कर सकता हूं, जो मैंने कर दिया। सो फाइनली एक काम करते हैं, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे रेसिप्रोकल लेने से मिल जाएगा h माइनस h टू द पावर हाफ विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू h टू द पावर हाफ। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो स्क्वायर करने से यहां पर मिलेगा h माइनस h इक्वल्स टू स्मॉल h, implies that capital H equals to 2h, implies that capital H upon small h is coming to be 2, और यहां पर capital H by small h की वैल्यू 2 आ रही है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। सो हमें पूछा था कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू कितनी आएगी, सो इट इज कमिंग टू बी 2, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm, while keeping the battery connections intact, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before. The dielectric constant of the sheet is, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके दो प्लेट्स के बीच में पहले वैक्यूम थी, और उसको एक बैटरी के साथ हमने चार्ज किया, और कुछ चार्ज उसमें जाकर के स्टोर हो गई। जैसे ही हमने उस कैपेसिटर के बीच में एक 2 mm की एक डाइलेक्ट्रिक शीट को रखा,
तब उस केस में उसने पहले की तुलना में 25% चार्ज ज्यादा स्टोर किया, ज्यादा ड्रॉ किया, तब उस केस में उस शीट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें बतानी है। हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, मैं आपको सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। देखिए नाउ पहले मान लेते हैं कि जो हमारी कैपेसिटर थी उसके प्लेट एरिया की वैल्यू ए थी, प्लेट्स के बीच की दूरी हमको 5 mm ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं फिलहाल डी मान लेता हूं, है ना। तब इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर दोनों प्लेट्स के बीच में रहने वाला मीडियम वैक्यूम या फिर एयर हो तो। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज क्यू की वैल्यू होती है CV। सो फाइनली इसे मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो कि C की वैल्यू है इंटू V, ये मेरी Q की वैल्यू आ गई। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये पहले की कंडीशन है। अब जैसे ही हमने 2 mm की एक डाइलेक्ट्रिक शीट को अंदर रखा तब कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू में बदलाव आने के कारण चार्ज की वैल्यू में भी बदलाव आएगा, क्योंकि मेरी बैटरी अभी तक निकाली नहीं गई, जो मेरी बैटरी का कनेक्शन है वो इंटेक्ट है, मतलब पहले जैसा ही है। और क्योंकि अब सेम V के कॉरेस्पॉन्डिंग में C की वैल्यू क्योंकि कुछ डिफरेंट होने वाली है तो इसीलिए Q की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो सेकंड कंडीशन के लिए बोला है कि उसने 25% चार्ज ज्यादा ड्रॉ किया, तो अगर पहले उसने Q चार्ज ड्रॉ किया था तो Q का 25% कितना होगा, इट विल बी 25/100 इंटू Q, दैट इज 0.25 Q। और पहले Q था ऑलरेडी चार्ज एंड 0.25 Q एक्स्ट्रा आ गया, तो फाइनल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1.25 Q इक्वल टू C इंटू जो भी नया कैपेसिटेंस उसको मैं C डैश मान लेता हूं, V सेम टू सेम अभी भी मेंटेन्ड है, इंप्लाइज दैट 1.25 Q इक्वल टू। अब मैं C डैश की वैल्यू आपको लिखना सिखाता हूं। अब C डैश की वैल्यू आएगी कैसे, एकदम ध्यान से सुनना। देखिए इसको लिखने का तरीका होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय, यहां तक आप बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे हमने पहले भी लिखा था, बट D को लेकर के यहां पर हम हल्का बदलाव करेंगे। तो देखिए मान लिया जाए कि हमने T थिकनेस तक, हमने T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक शीट को इंसर्ट किया है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर अब कितनी थिकनेस में वैक्यूम है फिलहाल, तो अभी जो थिकनेस बाकी है जिसमें अभी भी वैक्यूम प्रेजेंट है इट इज D माइनस टी। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में D था वो अभी कितना हो गया D माइनस टी। पहले D थिकनेस में वैक्यूम थी, अभी D माइनस टी थिकनेस में वैक्यूम है, तो उसको मैंने वैसा का वैसा लिख दिया प्लस। अब कौन बाकी रह गया, अब T थिकनेस बाकी है कंसिडर करना, और T थिकनेस में कौन है, यहां पर T थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक शीट प्रेजेंट है, और इसके अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K मान लूं तो यहां पर डिनोमिनेटर में हमको T के साथ K को डिवाइड कर देना है, और इस एक्सप्रेशन से जो भी हमें मिलने वाला है इट विल बी आवर न्यू कैपेसिटेंस। आप इस मेथड को बिल्कुल याद रखिए, अगर आप इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की मदद से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने लगोगे, आंसर अल्टीमेटली इतना ही आना है, बट आपका समय ज्यादा लगेगा। इस पर्टिकुलर केस को मैं दो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूं, जिसमें एक कैपेसिटर में वैक्यूम है, दूसरे कैपेसिटर में हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इनके सीरीज कॉम्बिनेशन से जो फाइनली कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे मिलेगी या आएगी हमारे पास, वो इसी वैल्यू के साथ इक्वल होगी। तो आप इस मेथड को याद रखो। अगर मान लिया जाए यहां पर वैक्यूम ही होता जो पहले था, तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है 1, और यहां पर मैं K की वैल्यू को 1 पुट कर देता। आपको याद रखना है फॉर वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, तो अगर मैं यहां 1 लिख दूं तो T/1 विल बिकम T प्लस T माइनस T कैंसिल होकर के फाइनली मुझे वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैंने पहले लिखा हुआ था। तो इसीलिए आप इस मेथड को याद रखेंगे। अगर मान लिया जाए D माइनस टी थिकनेस में अगर कोई एक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, तब जो भी उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता वो हमको D माइनस टी के साथ डिवाइड कर देना था। मान लिया जाए यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट की वैल्यू K1 होती और यहां पर K2 होती, तो क्या लिखते हैं हम D माइनस टी बाई K1 प्लस T बाई K2, है ना। आप इस मेथड के थ्रू आप बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करते हुए डिनोमिनेटर में थिकनेस के साथ रेस्पेक्टिवली आप न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। V अपनी जगह पर रहने दो। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। उससे क्या फायदा होगा कि सारे अननोन हट जाएंगे और जो हमें पूछा गया वो एक बार में हमें आंसर में मिल जाएगा। सो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 by 1।
तो LHS का LHS से डिवीजन होगा, RHS का RHS से डिवीजन होगा। तो पहले LHS की बात करते हैं, तो Q Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1.25 मिलेगा, जिसे मैं 125/100 लिख सकता हूं, जिसे 25 से रिड्यूस करके मैं लिख सकता हूं 5/4 इक्वल टू। अब बात करते हैं RHS की। तो देखिए, जब मैं इस वैल्यू के साथ इसे डिवाइड करूंगा तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो D अल्टीमेटली ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट AV नीचे आ जाएंगे जो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली D पहुंच गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या बाकी है मेरे पास, D माइनस टी प्लस टी बाई के। आप बिल्कुल इस चीज को समझ सकते हैं, बस इसे सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा मुझे। इंप्लाइज दैट 5/4 इक्वल टू, नाउ D की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें 5 mm गिवन है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय D माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 5 mm minus 2 mm becomes 3 mm, so 3 into 10⁻³ प्लस, अब t की वैल्यू कितनी है, 2 mm है, so it will be equal to 2 into 10⁻³ डिनोमिनेटर में k जैसा था वैसा भी है। नाउ 10⁻³ कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूं, तो फाइनली क्या मिलेगा, 5/4 इक्वल टू 5/3 प्लस 2/k। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5k/3k प्लस 2, इजंट इट। एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मिल जाएगा। सो 5 × 3k बिकम्स 15k प्लस 10 इक्वल टू 4 × 5k बिकम्स 20k। तो फाइनली 15k RHS में जाके -15k होगा, 20k - 15k इज 5k इक्वल टू 10। सो फाइनली k की वैल्यू आप बिल्कुल बता दीजिए, k की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज इक्वल टू 2, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1:9 क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट when waves are incoherent is I1 and when waves are coherent is I2 and differ in phase by 60 degree. If I1 upon I2 equals to 10 upon x, then x is equal to। highly conceptual question, easy है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डेटा आपको यहां पर ध्यान रखना होगा या समझना होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए, यहां पर दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड उन इंटरफेयरिंग वेव्स की जो इंटेंसिटीज हैं वो हमें गिवन है इन द रेशियो 1:9। तो एक काम करता हूं, उसमें जो पहली वेव है ना, जो पहली वेव है उसको मैं, उसकी इंटेंसिटी को मैं मान लेता हूं I1 डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी अगर I0, देन इन दैट केस सेकेंड वेव की इंटेंसिटी को मैं I2 डैश मान लेता हूं, जिसे मैं लिख सकता हूं हाउ मच, 9I0। यस और नो, है ना। यहां पर जो भी दो अलग अलग वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, उन वेव्स को मैं, या उन वेव्स की इंटेंसिटी को मैं I1 डैश एंड I2 डैश मान लेता हूं। तो क्योंकि इनके इंटेंसिटीज का रेशियो 1:9 है, तो I0 एंड 9I0 लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको 1/9 ही मिलना है। अब इन वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हुआ, और कहता है कि जब ये दोनों ही वेव्स इनकोहेरेंट सोर्सेस से आ रहे थे, तब इंटेंसिटी की जो रिजल्टेंट वैल्यू थी वो I1 थी, और जब कोहेरेंट थे और फेज डिफरेंस 60 था, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू I2 थी। तब I1 अपॉन I2 को लेकर के हमें यहां पर डेटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दो वेव्स जिन सोर्सेस से आ रहे हैं अगर वो इनकोहेरेंट हैं, तब हम इनहेरेंटली उन दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के लिए फेज डिफरेंस को लेते हैं 90 डिग्री फॉर ऑल द पॉइंट्स। लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर दो इनकोहेरेंट सोर्सेस से लाइट आ रही है या फिर कोई भी वेव्स आ रही हैं, है ना, तो दो इनकोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली लाइट या आने वाली वेव किसी भी पॉइंट पे जब इंटरफेयर करती है, तब किसी भी पॉइंट के लिए उन दोनों ही वेव्स के बीच में रहने वाला फेज डिफरेंस को हम हर पॉइंट के लिए 90 डिग्री लेते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए मैं बात करता हूं सबसे पहले ए के लिए। तो ए के लिए दोनों ही इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस को आपको लेना है 90 डिग्री, और इस डेटा को आपको याद रखना है। फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस द फेज डिफरेंस एट अ पॉइंट फॉर टू इंटरफेयरिंग वेव्स विल बी 90 डिग्री। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड इसके अलावा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है इंटरफेयरिंग वेव्स की,
वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos phi। तो अगर मान लिया जाए दो वेव्स की इंटेंसिटीज I1 एंड I2 हैं, तो उनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जहां पर I1 मेरी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी होती है, I2 हमारी सेकंड वेव की इंटेंसिटी होती है, फाई उनका फेज डिफरेंस होता है। तो हमारे पर्टिकुलर फर्स्ट केस के लिए फाई की वैल्यू 90 लेनी है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां पर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू I1 गिवन है, तो I1 की जगह में I की जगह में आ जाएगा I1 एंड I2 की जगह में किसको लिखना है मुझे, I1 डैश एंड I2 डैश को। तो यहां पर मुझे लिखना होगा I0 प्लस 9I0 दैट इक्वल्स टू 10I0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है जो मैंने यहां पर सॉल्व किया है। अब बात करते हैं बी की। तो बी के केस में जो सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट है, और इसीलिए यहां पर अगेन फॉर्मूला तो सेम वैलिड रहेगा, बट अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। और जिस पॉइंट की यहां पर चर्चा की जा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रहने वाला फेज डिफरेंस 60 डिग्री हमें गिवन है। अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस हों तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होता है। अगर आप पॉइंट को बदल दोगे तो पॉइंट के बदलने के साथ इंटरफेयरिंग वेव्स का फेज डिफरेंस भी बदल जाता है। और यहां पर जो हमें जिस पॉइंट के इंटरफेरेंस की बात की जा रही है उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस हमको 60 डिग्री गिवन है। इनकोहेरेंट के लिए हर पॉइंट के लिए आपको 90 डिग्री लेना है, बट कोहेरेंट सोर्सेस के लिए आपको जो फेज डिफरेंस दिया जाएगा आपको वही लेना है। इन दैट रेस्पेक्ट अब हमारी I2 जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है हमारी I2 इक्वल टू, अगेन अब I1 एंड I2 की जगह में I1 डैश एंड I2 डैश की वैल्यू आ जाएंगी, जो कि हमारी कितनी हो गई I0 प्लस 9I0 प्लस, अब आगे लिखूंगा 2√I0 √9I0 इंटू cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, इट इज 1/2। तो 2 इंटू आपस में कैंसिल हो गए। सो फाइनली I0 प्लस 9I0 इज 10I0 प्लस 9 के रूट की वैल्यू हो गई 3, √I0 इंटू √I0 विल बिकम I0, सो इट इज कमिंग टू बी 13I0। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो I1 अपॉन I2 निकालने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होगा, एंड ऑब्वियसली 10I0 अपॉन 13I0 को मैं लिख सकता हूं 10/13। बट बोला है इसकी जो वैल्यू थी वो 10/x थी, तो x की वैल्यू क्या होगी पूछा गया था। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आएगी आप कंपेयर करिए, इट इज कमिंग टू बी 13, और इसीलिए 13 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम। The amount of energy liberated is n into 10 to the power 7 kilowatt hour, where n is equal to speed of light equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और मैं देख रहा हूं कि जेईई मेंस के हर पेपर में इस पे एक ना एक सवाल आ ही रहा है, और इसीलिए आपको भी इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, है ना। आपको बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो जेईई मेंस के जो क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। टफनेस यहां पर सिलेबस के साइज को लेकर के, साइज बहुत बड़ा है सिलेबस का, और इतना लार्ज साइज किसी के लिए एक दो बार स्टडी करके याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इतने डेटा, इतने फॉर्मूले, है ना, कब याद रख पाएंगे, जब आप कई बार रिवीजन करेंगे। तो अगर आपकी तैयारी में कहीं कमी है तो वो रिवीजन में है, अदरवाइज पेपर टफ नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो पेपर काफी आसान आता है, और आप बिल्कुल अच्छे प्रैक्टिस के साथ जेईई मेंस को बहुत इजीली, बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए नाउ इस क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन होती है E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। अगर किसी रिएक्शन में, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में डेल्टा m अमाउंट का मास डिफेक्ट आए, तब इस मास में जो कमी आ रही है इसका कन्वर्जन हो जाती है एनर्जी में, और जितनी एनर्जी लिबरेट होती है, जितनी एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, उस एनर्जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, वेयर c is the speed of light, डेल्टा m is the mass defect। आपको बिल्कुल इस इक्वेशन को याद रखना चाहिए, ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और बहुत फेमस इक्वेशन है। तो नाउ एनर्जी हमें कितनी गिवन है, यहां पर एनर्जी गिवन है हमें n इंटू 10 to the power 7 किलोवाट आवर
इक्वल टू, जहां तक मास डिफेक्ट की वैल्यू की बात है, इट इज 0.4 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 टू द पावर -3 अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 टू द पावर 8 की स्क्वायर की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 16। सो फाइनली अब जो आरएचएस से मुझे डाटा मिल रहा है वो मिल रहा है जूल में, है ना। हमें जो यहाँ पर एनर्जी मिलेगी वो एसआई सिस्टम में मिलेगी, तो यहाँ पर मैंने जूल लिखा है, बट यहाँ पर हमें तो किलोवाट आवर दिया है, तो इस किलोवाट आवर को हमें किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ n इंटू 10 टू द पावर 7, किलोवाट को लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 वॉट, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3600 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 0.4 into 9 becomes 3.6 into 10 to the power -3 into 10 to the power 16 becomes 10 to the power 13 जूल। नाउ अगर मैं बात करूं वॉट इंटू सेकेंड जूल होता है, तो ये W इंटू एस जूल के साथ कैंसिल भी हो गया। सो फाइनली n इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया हमारा कितना 10 इंटू 3600 इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 3600 इंटू 10 टू द पावर 10, यस और नो। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 13 को मैं 3600 इंटू 10 टू द पावर 10 भी लिख सकता हूं। ऐसे क्यों किया, ताकि मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर पाऊं। 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 भी आपस में कैंसिल हो गया। सो फाइनली n की वैल्यू कितनी बची, ये कितनी आएगी, इट विल बी 1, और इसीलिए 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 0.4 meter per second. The absolute value of work done on the disk to stop it is dash joule। यहां पर देखो केस है हमारी रोलिंग का, और यहां पर क्योंकि हमारी जो सर्कुलर डिस्क है रोल हो रही है, तो बोला है कि उस रोलिंग डिस्क को रोकने के लिए हमें टोटल कितना एब्सोल्यूट वर्क करना पड़ेगा। तो नाउ क्योंकि यहां पर हमें स्पीड की जानकारी है, मतलब हमको इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की जानकारी है, और वर्क जो भी यहां पर होगा वो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने की तरफ होगा, क्योंकि उसे हमें फाइनली क्या करना है, रोकना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पर आपको यूज कर लेना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं, उन सभी फोर्सेस के द्वारा किया हुआ वर्क का जो सम होता है, जो टोटल वर्क डन होता है, वो किसी भी बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, और इसी की आपको यहां पर मदद लेनी चाहिए। और इसीलिए यहां पर भी डिस्क पे किया हुआ टोटल वर्क जो होगा, जो एब्सोल्यूट वर्क डन होगा, वो डेफिनेटली डिस्क के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि हमारी डिस्क रोल कर रही है, क्योंकि हमारी डिस्क रोल कर रही है, मतलब रोलिंग का मतलब हो गया ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों। जब कोई बॉडी रोल करती है ना, तो रोल करने के दौरान वो आगे भी बढ़ती है और गोल घूमती भी है, रोटेट भी करती है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपके साइकिल के चक्के घूमते भी और आगे भी बढ़ते हैं। तो रोलिंग में क्योंकि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों शामिल हैं, इसीलिए रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। और इसलिए यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, डेल्टा के ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस डेल्टा के ड्यू टू रोटेशन। यहां पर क्योंकि रोलिंग बॉडी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी यहां पे शामिल करना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहां पर भी हमको शामिल करना पड़ेगा। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, तो क्योंकि रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 माइनस इनिशियल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर शुरुआत में स्पीड वी थी तो, प्लस क्योंकि बॉडी को रोकना है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है ना। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी रही होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो नाउ माइनस तो रहेगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, तो उसको लेकर वरीड होने की जरूरत नहीं है। सो नाउ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले चुका हूं हाफ। नाउ एक डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane is m r square by 2 into omega square। परफेक्ट। यहां पर अगर मैं देखूं तो प्योर रोलिंग के केस में
प्योर रोलिंग के केस में जो v होती है वो आर ओमेगा के इक्वल होती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग v दैट इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, जहां पे आर हमारी रोलिंग बॉडी की रेडियस होती है एंड ओमेगा उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो किसी भी रोलिंग बॉडी के केस में अगर प्योर रोलिंग का केस हो तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आर ओमेगा के इक्वल होती है, और इसीलिए यहां पर मैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4 एम वी स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस तो है हमारा 3/4 एम वी स्क्वायर। और बस इसे सॉल्व करते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। माइनस को लेके वरीड मत रहिए, माइनस इसीलिए क्योंकि यहां पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, बट स्टिल यहां पर हम आंसर निकाल सकते हैं। सो नाउ माइनस 3/4 एम की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 50 हो गई, इनटू नाउ वी स्क्वायर करूंगा तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, है ना। सो नाउ देखिए 0.16/4 becomes 0.04, 0.04 into 50 will become how much, it will be 2, 2 into 3 will become 6, और इसलिए यहां पर हमारा आ रहा है -6 जूल, है ना। एक बात यहां पर और भी समझ सकते थे आप कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करेगा कौन, वर्क तो हम ही करेंगे ना, हमको ही तो रोकना है। और एक्सटर्नल के लिए किया हुआ वर्क, आपको बता दूं एक्सटर्नल के लिए किया हुआ वर्क होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के है नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी को लेकर के है। तो डेल्टा एम को मैं डेल्टा के इक्वल भी कर सकता हूं, और यहां पर फाइनली जो आंसर आएगा वो अगेन -6 जूल ही आएगा। आप इस तरीके से भी सिचुएशन को समझ सकते थे, है ना। तो यहां पर फाइनली जो एब्सोल्यूट वर्क डन मतलब जो मैग्नीट्यूड होगी वर्क, इट विल बी इक्वल टू 6 जूल, और इसीलिए 6 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड स्मॉल एल इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज square loop of wire of side capital L, where capital L is equal to small l square. The loops are coplanar and their centers coincide. The value of the mutual inductance of the system is root x into 10 to the power -7 Henry, where x is equal to, हमें कहा गया है कि दो coplanar square loops हैं और दोनों का सेंटर भी कोइंसाइड कर रहा है, और यहां पर जो अंदर वाला है वो काफी छोटा है किसके कंपेयर में, जो बाहर है ना। बाहर वाला जो लूप है वो लार्ज है, अंदर वाला जो लूप है स्मॉल है। और ये बात हमको इस डेटा से भी पता चल रहा है कि कैपिटल एल की वैल्यू स्मॉल एल स्क्वायर मतलब कैपिटल एल स्मॉल एल से काफी बड़ा होगा, हम ऐसा मान करके चलेंगे। तो अगर आपको दो कोप्लेनर स्क्वायर लूप के म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने का फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत क्विकली आप सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसान होगा। मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला क्या और सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए एक लार्ज स्क्वायर लूप है, इसके साइड की वैल्यू कैपिटल एल है, और इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर लूप है जिसके साइड की वैल्यू को हम स्मॉल एल मान लेते हैं। तो दोनों कोप्लेनर है, दोनों का सेंटर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। तब इस केस में इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल एल। और इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तब आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करने में कम से कम आपका 1 से 2 मिनट का समय तो जाएगा जरूर। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर इन दो कोप्लेनर स्क्वायर लूप्स के लिए जो भी हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है उसको निकाल तो सकते हैं, बट उसमें आपका समय जाएगा, और इसीलिए समय बचाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रख लेना चाहिए। अब गिवन डेटा के हिसाब से स्मॉल एल स्क्वायर एंड कैपिटल एल को मैं आपस में कैंसिल कर देता हूं। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, √x इंटू 10 to the power -7 विच इज इक्वल टू 2√2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, इट इज 4 पाई इंटू 10 to the power -7, एंड डिनोमिनेटर का पाई अपनी जगह पर है। तो पाई और पाई आपस में कैंसिल हो गए, 10 to the power -7 10 to the power -7 भी कैंसिल हो गए। सो मेरे पास LHS में बचा √x इक्वल टू RHS में क्या बचेगा मेरे पास 4 इंटू 2 8√2। तो अगर x निकालना है तो मुझको दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए। सो x विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64, √2 का स्क्वायर हो गया 2, एंड 64 इंटू 2 बिकम्स 128, और इसीलिए 128 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो काम काफी आसान से हो जाता या काफी इजीली हो जाता, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करने में आपको समझ आएगा, तो बेटर आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ या फिर सेक्शन बी के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन है। सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a by 3. The new amplitude of motion is na by 3. The value of n is dash. देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन और आप इजीली समझ सकते हैं, उतना टफ नहीं है, समझना आसान है। क्वेश्चन डायरेक्टली एसएचएम से बिलोंग करता है। जब एक बॉडी एसएचएम कर रही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, तब मीन पोजीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल होती है जीरो। अगर हम मीन में जीरो लें तो एक्सट्रीम में सिमिलर वे में पोटेंशियल हो जाती है मैक्सिमम एंड काइनेटिक हो जाती है जीरो। और किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम बॉडी के पास दोनों ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल की वैल्यू होती है और उनका जो सम होता है वो किसी भी पोजीशन के लिए कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही होती है, हमेशा जो उस केस में लगने वाला फोर्स होता है कोई ना कोई कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। एक बॉडी एसएचएम तभी एग्जीक्यूट करेगी जब एसएचएम के लिए बॉडी पे लगने वाला फोर्स कौन से नेचर का हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो, एंड कंजर्वेटिव नेचर के एक्शन में ही एसएचएम होता है। और इसीलिए हर पोजीशन में हम कह सकते हैं आइडियल सिचुएशन के लिए the sum of kinetic and potential will be constant, the mechanical energy will be constant, the mechanical energy will remain conserved at all the positions. तो now एक्सट्रीम में अगर हम काइनेटिक तो जीरो ले ही रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू वहां पर कितनी ले लेंगे हम, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम में हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट या फिर स्प्रिंग में आने वाला जो इलोंगेशन होता है वो एम्पलीट्यूड ए के बराबर होगा। और इसीलिए कंसीडरिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक तो एक्सट्रीम में जीरो है और इसीलिए मेरी पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी भी होनी चाहिए। ठीक, तो हमको मैकेनिकल एनर्जी पता चल गई। अब पहले कंडीशन में क्या बोला है कि जो हमारी बॉडी है वो मीन से 2a/3 दूरी पे है, तो 2a/3 दूरी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फ्रॉम द फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स की जगह में लिख दूंगा 2a/3 स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो नाउ एक बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है कंसिडरिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। एक्सट्रीम में पोटेंशियल हो गई हाफ के ए स्क्वायर, एक्सट्रीम में काइनेटिक जीरो, तो ये टोटल मैकेनिकल। नाउ अगेन 2a/3 की दूरी पे रहने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स की जो भी वैल्यू दी थी हमें स्क्वायर, और इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। स्पीड को v मान लूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है कि सेम सिस्टम के लिए हमने इस पोजीशन में स्पीड को कर दिया 3 टाइम्स, तब उस केस में न्यू एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आई वो आई na/3, तो n कितना होगा। तो नाउ क्योंकि सेम स्प्रिंग है, क्योंकि सेम सिस्टम है, तो k की वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट अब मेरा न्यू एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इट इज na/3, स्क्वायर इसका अपनी जगह पर है। ठीक है, नाउ माइनस हाफ के, अब किस पोजीशन में उसकी स्पीड बढ़ाई, इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो इस पोजीशन के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम टू सेम ही रहेगी, दैट इज हाफ के 2a/3 का स्क्वायर। और नाउ इसी पोजीशन में अब उसकी स्पीड को कर दिया गया कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया तो v की जगह में 3v लिखूंगा, स्क्वायर के बाद वो हो जाएगा 9v स्क्वायर। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और मुझे बताना है n की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि हम दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हमारा काम काफी आराम से हो जाएगा, हमको बहुत इजीली n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सारे अदर डाटा जो होंगे आपस में रिड्यूस कर जाएंगे। सो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो जो क्वांटिटीज कॉमन है पहले कॉमन लेकर के अपन कैंसिल करते हैं। सो नाउ हाफ के ए स्क्वायर कॉमन चला गया, इधर भी हाफ के ए स्क्वायर कॉमन चला गया और कैंसिल भी हो गए, तो यहां बचा कितना मेरे पास 1 माइनस, यहां पे बचेगा कितना 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो यहां पर बच रहा है 4/9 डिवाइडेड बाय। नाउ
हाफ के ए स्क्वायर यहां चला गया तो क्या बचेगा एन स्क्वायर बाय 9, यहां पर मेरे पास बच रहा है एन स्क्वायर बाय 9 माइनस यहां पर बचेगा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 दैट इज 4 बाय 9, है ना। यहां तक तो मुझे एलएचएस में मिल गया। आरएचएस में क्या मिलने वाला है, सो हाफ एमवी स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो अल्टीमेटली मिलेगा 1 बाय 9 इंप्लाइज दैट। नाउ अब 1 माइनस 4 बाय 9 को मैं लिख सकता हूं 5 बाय 9 इक्वल टू, और यहां पर भी एलसीएम 9 ही है तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1 बाय 9। अब ये 9 और 9 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के वैल्यू का रेसिप्रोकल करूंगा। तो फाइनली मुझे मिलने वाला है 5 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 बाय 9 इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो 9 5 जा 45 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 एलएचएस में आकर के प्लस 4 होगा, 45 प्लस 4 बिकम्स 49 इक्वल्स टू एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी √49 दैट इज 7, और 7 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ 31 जनवरी ये फर्स्ट शिफ्ट का या मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट के पेपर को। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।